हेलो दोस्तों। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं अपना कॉस्टिंग का एक चैप्टर, मटेरियल कॉस्टिंग जिसका नाम है। होप सो आप सबको बहुत मजा आएगा पढ़ने में। छोटे छोटे कॉन्सेप्ट इसके करते हैं एक मटेरियल कॉस्टिंग है, ठीक है। चलिए हम शुरू करते हैं उस चैप्टर को। और पहले हम थोड़ा सा मैं नॉलेज दूंगा व्हाट इज कॉस्टिंग, क्या समझते हैं हम कॉस्टिंग से, हमारा क्या मतलब होता है, इन सब चीज के बारे में पहले एक बार मैं छोटी सी एक्सप्लेनेशन आपको दे दूंगा। उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं अपना मटेरियल कॉस्टिंग, जो कि बीकॉम थर्ड ईयर का एक चैप्टर है, ठीक है। इससे आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट होगा। आप 2-3 क्लासेस अगर इसके ऊपर देखते हैं तो आपका मटेरियल कॉस्टिंग जो है पूरी तरह से खत्म हो जाएगा, जिसमें बहुत तरीके के क्वेश्चंस बनते हैं। वो सारे क्वेश्चंस मैं आपको खत्म करा दूंगा, जो कम से कम 15 नंबर का, 8 नंबर का क्वेश्चन कभी कभी पूछा जाता है बीकॉम के पेपर में। चलिए फिर हम उसे स्टार्ट करते हैं, जिसका नाम है एक मटेरियल कॉस्टिंग, चैप्टर का नाम। ओके, लेट्स स्टार्ट। चलिए शुरू करते हैं। टॉपिक है हमारा कॉस्टिंग का, ठीक है जी। बड़े ध्यान से सुनना, बहुत आसान टॉपिक है। पहले तो हम कॉस्टिंग लिख लेते हैं। यहाँ पे कॉस्ट पढ़ने जा रहे हैं हम, ठीक है जी। कॉस्टिंग के बारे में पढ़ते हैं हम। रेलिवेंट किसके लिए है बेटा? ये बीकॉम के लिए, बीकॉम थर्ड ईयर के लिए आपके लिए रेलिवेंट है। ये बीकॉम थर्ड ईयर के लिए आपके लिए रेलिवेंट है। चलिए शुरू करते हैं, क्या होता है कॉस्ट। तो ये शुरू करते हैं। पहला तो मैं आपसे पूछना चाहूंगा, कॉस्टिंग का मतलब क्या होता है? क्या कोई बताएगा? बिल्कुल हम स्टार्टिंग से शुरू कर रहे हैं, बट हम थोड़ा सा चीजों को स्किप कर रहे हैं कि कॉस्टिंग क्या होती है। कॉस्टिंग तो मैं बताते हुए चलता हूँ, क्योंकि आपको सब्जेक्ट ही कॉस्टिंग का है। बट जैसे कॉस्ट क्या होती है, या कॉस्ट अकाउंटिंग क्या होती है, कॉस्ट अकाउंटेंसी क्या होती है, ये सारी चीजें हम धीरे धीरे कवर कर लेंगे। बट क्योंकि आपके एग्जाम आने वाले हैं तो हम इतना ज्यादा उसमें नहीं जाएंगे। बट फिर भी कॉस्टिंग का मतलब जल्दी से बताइए क्या होता है। तो मेरे साथ लिखना शुरू करें, कॉस्टिंग का मतलब क्या होता है। चलिए सर, कॉस्टिंग का मतलब होता है प्रोसेस टू कैलकुलेट, process to calculate cost of process to calculate cost of a product, या फिर हम कह सकते हैं प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर्ड। मतलब किसी प्रोडक्ट को बनाने की कॉस्ट क्या आ रही है, और उसको फिर कैलकुलेट करना। क्या करना? कैलकुलेट करना। किसी प्रोडक्ट की कॉस्ट को कैलकुलेट करना, उसको हम बोलते हैं कॉस्टिंग। प्रोसेस टू कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ अ प्रोडक्ट या प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर इज नॉन एज कॉस्टिंग, इज नॉन एज कॉस्टिंग। मतलब कि देखिए जरा, सुनिएगा, एक एग्जांपल देता हूं मैं। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए जरा, एक ये प्रोसेस है। यहाँ पे आप क्या डालोगे? रॉ मटेरियल डालोगे। और रॉ मटेरियल, लेबर आएगी आपकी, और अदर ओवरहेड। ओवरहेड क्या होता है? ओवरहेड का मतलब आप समझ सकते हो कि जितने इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं आपके, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस जितने भी होते हैं, जितने भी हम इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस इनकर्ड करते हैं किसी चीज को, किसी मटेरियल को बनाने में, किसी प्रोडक्ट को बनाने में, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हो सकता है बहुत सारे हो गए। ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन, या फैक्ट्री ओवरहेड हो गया, इलेक्ट्रिसिटी हो गया, डेप्रिसिएशन हो गया, ये सारे ओवरहेड है। हम धीरे धीरे इसके बारे में चर्चा करेंगे जैसे जैसे हम अगले अगले चैप्टर में, अगले अगले क्लासेस में कुछ चलते चले जाएंगे, ठीक है। फिलहाल तो इससे फिर क्या बनता है सर? फिनिश गुड्स बनता है। क्या सर इसमें नॉर्मल लॉस हो सकता है? द आंसर इज यस, नॉर्मल लॉस भी हो सकता है।
क्या इसमें abnormal लॉस हो सकता है? हाँ जी, वो भी हो सकता है। क्या सर इसमें गेन भी तो हो सकता है? द आंसर इज यस, abnormal गेन भी हो सकता है। आप कहोगे सर क्या नॉर्मल गेन हो सकता है? जी, जो प्रॉफिट एंड लॉस होता है आपका, जो प्रॉफिट या लॉस जिसको हम प्रॉफिट कहते हैं, खासकर जब आप नॉर्मल गेन की बात कर रहे हो, तो वो जो नॉर्मल गेन है वो आपका प्रॉफिट ही तो है, और क्या है। अगर नॉर्मल गेन की अगर हम बात करें तो एक एंटिटी जो प्रॉफिट कमाती है वो नॉर्मल गेन है। आई बात समझ में? तो बहुत सारी चीज, तो इस प्रोसेस से हमने इस फिनिश गुड्स को बनाया, तो इस फिनिश गुड्स की क्या कॉस्ट आई? व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ दिस? व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ इट? इसकी क्या कॉस्ट है? किसी मेथड से कैलकुलेट करोगे, किसी प्रोसेस से कैलकुलेट करोगे, यही है ना। इसी को हम बोलते हैं कॉस्टिंग। इसी को क्या बोलते हैं? कॉस्टिंग। यानी हम एक तरीके से हम कैलकुलेट करना चाह रहे हैं। समझ में आया? तो कॉस्टिंग वैसे तो छोटा वर्ड नहीं है। इतनी सारी चीजें होने के बाद हम कहेंगे कि ये सर क्या है? कॉस्टिंग है। चलिए, जो चैप्टर में स्टार्ट करने वाला हूँ, अच्छा कॉस्ट क्या है? कॉस्ट के बारे में अगर मैं छोटा सी बात बताऊँ कि व्हाट डू यू मीन बाय कॉस्ट। कॉस्ट के बारे में, कॉस्ट से आप क्या समझते हो? कॉस्ट से आप क्या समझते हो बताइए। तो मैं अगर कहूँ अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर, अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर incurred, amount of expenditure incurred in production of, in production of finished goods, in production of finished goods, इसको बोलते हैं हम कॉस्ट। ठीक है, मतलब एक फिनिश गुड्स को बनाने में जो जो एक्सपेंडिचर हमने लगाए, जैसे हमने क्या लगाया था? मटेरियल, मटेरियल की कॉस्ट लगी, लेबर एंड ओवरहेड लगे, कुछ इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस जिसको हमने ओवरहेड का नाम दिया है। इन सबको लगाने के बाद इनको कैलकुलेट कर लोगे, जो अमाउंट होगा, दैट अमाउंट, जो इनको कैलकुलेट करने के बाद जो अमाउंट होगा, दैट इज योर कॉस्ट। वो आपका क्या हो जाएगी? कॉस्ट हो जाएगी। ठीक है, चलिए मटेरियल कॉस्टिंग की मैं बातें करता हूँ, क्योंकि ये मैंने एक थोड़ा सा ब्रीफ, थोड़ा सा बेसिक समझाया कि कॉस्ट क्या होता है या कॉस्टिंग क्या होती है। तो जो हम चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं उसका नाम है मटेरियल कॉस्टिंग। क्या नाम है उस चैप्टर का? मटेरियल कॉस्टिंग। मटेरियल कॉस्टिंग प्लीज ध्यान से देखेंगे, इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपका। चैप्टर का नाम है, ध्यान से प्लीज, चैप्टर का नाम है मटेरियल कॉस्टिंग, या हम कह सकते हैं मटेरियल। चैप्टर का नाम क्या है आपका? मटेरियल। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपका कॉस्ट का, और जरूर क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं इससे। ठीक है, तो छोटी छोटी बातें हम कर लेते हैं। क्या मटेरियल कॉस्टिंग है, इसमें कौन कौन सी कॉस्ट इंक्लूड होती है, उसके बाद हम अब चलते हैं अपने और छोटे छोटे कॉन्सेप्ट पे। फिर उसके बेसिस पे हम कुछ एग्जांपल्स करेंगे, मैं आपके सामने रखूंगा एग्जांपल, आपको उनको समझाऊंगा, और फिर आप अपनी बुक के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। वेरी वेरी इजी, बहुत आसान तरीके से आप सॉल्व कर लोगे। ठीक है, चलिए सर, मटेरियल कॉस्ट का मतलब क्या है? पहले आप मुझे ये बता दो क्या होता है मटेरियल कॉस्ट। चैप्टर का नाम ही मटेरियल है या मटेरियल कॉस्टिंग है, जो भी आपके बुक, जो भी आप फॉलो कर रहे हो, बट मेरे नोट से आप यूज कर सकते हो। ठीक है, आपकी बुक में जो भी नाम दिया है, आप बस मुझे छोटी सी बात बताइए, मटेरियल कॉस्टिंग क्या होती है? मटेरियल कॉस्ट से आप क्या समझते हो? जल्दी से। चलिए, आप नहीं बताओगे, मैं ही करता हूँ इसको। मटेरियल कॉस्ट से हम क्या समझते हैं? सुनेंगे बेटा। बेसिक प्रोडक्ट that require that require to produce the finished goods. Basic product that require to produce the finished goods, which normally exist in the
finished goods. In the finished goods is known as material cost. Is known as material cost. सर समझ में नहीं आया, कोई बात नहीं, आ जाएगा। देखिए, जब हम किसी फिनिश गुड्स को बना रहे हैं, फॉर एग्जांपल हमें किताब बनानी है, एग्जांपल के लिए मान लीजिए हम क्या बना रहे हैं, बुक बना रहे हैं। बुक बनाने के लिए किस किस चीज की हमें जरूरत पड़ेगी, बताइए। मटेरियल कौन कौन सा चाहिए होगा? बुक बनाने के लिए कौन कौन सा मटेरियल चाहिए होगा? एक तो चाहिए होगा पेजेस चाहिए होगा, दूसरा क्या चाहिए होगा? फ्रंट कवर, बोलिए ना। तीसरा क्या चाहिए होगा? फेविकॉल फॉर पेस्टिंग, फेविकॉल या थ्रेड कह सकते हो आप, अगर आप सिलाई कर रहे हो। चौथा, और बताइए और क्या क्या हो सकता है? इस बुक को बनानी है, हमें बुक बनानी है, बताइए सर। पेजेस चाहिए होंगे, फ्रंट कवर जो हम कवर देना चाहते हैं, फेविकॉल। मान लीजिए मेरे को यही बनानी है, तो क्या ये स्पाइरल के लिए ये भी चीज चाहिए हो सकती है, कुछ भी चीज चाहिए हो सकती है, ठीक है। हमें पॉली बैग भी हो सकता है चाहिए हो, पॉलीथीन टाइप की जो होती है ना, पन्नी सी आपकी, पॉली बैग टाइप की। ओके, क्या हमें कलर डाई वगैरह चाहिए होगी कलरिंग के लिए, अलग अलग तरीके की कलर्स, मतलब नॉर्मली। तो सर हमें ये सारे मटेरियल चाहिए होंगे। तो देखो क्या बोला, बेसिक प्रोडक्ट दैट रिक्वायर टू प्रोड्यूस द फिनिश गुड्स। किताब बनाने के लिए हमें ये सारे बेसिक प्रोडक्ट चाहिए होंगे। तो इनकी जो कॉस्ट होगी, इनकी जो क्या होगी, कॉस्ट होगी, इसी को बोलते हैं मटेरियल कॉस्ट। इसमें और लिखा है मैंने एक आगे, विच नॉर्मली एग्जिस्ट इन द फिनिश गुड, जो हमें जनरली फिनिश गुड्स में दिखाई भी देती है। जैसे किताब में पेजेस दिखाई देंगे, फ्रंट कवर भी दिखाई देगा, हमें किताब देख के पता चल जाएगा कि किस किस चीज से बनी है, क्या क्या मटेरियल इसमें लगा है। नॉर्मली हमारे फिनिश गुड्स में वो मटेरियल दिखाई देते हैं, इसी को बोलते हैं मटेरियल कॉस्ट। समझ में आया? आई होप सो आपको समझ में आया होगा एग्जाम्पल के साथ। ओके जी, चलिए। तो मटेरियल कॉस्ट में क्या क्या चीजें इंक्लूड होती हैं, तो देखिए जरा मटेरियल कॉस्ट में क्या क्या चीजें इंक्लूड होती हैं, किन किन चीजों से ये मटेरियल कॉस्ट बनी है। मटेरियल कॉस्ट में हमें क्या, हम कौन कौन सी चीजें पढ़ने वाले हैं। एक तो देखिए हम पढ़ेंगे इसमें परचेज कॉस्ट, दूसरा पढ़ेंगे हम कैरिंग कॉस्ट या ऑर्डरिंग भी कह सकते हो पहले। इसके बाद जैसे हमारी ऑर्डरिंग कॉस्ट आती है, ऑर्डरिंग कॉस्ट सीरियल वाइज में पढ़ते हैं, चलिए। फिर आती है हमारी कैरिंग कॉस्ट। क्या होता है परचेज कॉस्ट, क्या होता है ऑर्डरिंग कॉस्ट, और क्या होती है हमारी कैरिंग कॉस्ट, ये पढ़ते हैं। क्योंकि मटेरियल कॉस्टिंग में हमें इन तीन टॉपिक और इन तीन चीजों का बहुत ज्यादा यूज होने वाला है। परचेज कॉस्ट का, खासकर ऑर्डरिंग कॉस्ट का, कैरिंग कॉस्ट का। क्या होता है, चलिए हम जरा इसे समझ लेते हैं। पहला आता है आपका सर परचेज कॉस्ट। मैं बेसिक से समझा रहा हूँ, मैं फिर से कह रहा हूँ इस चैप्टर को बिल्कुल स्टार्टिंग से, पर थोड़ा सा कोशिश करूंगा मैं स्पीड अपनी बनाए रखूं, क्योंकि मुझे भी पता है हर बच्चे को इतना टाइम नहीं है कि इसको इतना ज्यादा डीप में जाके देखे, है ना। कोई बात नहीं। परचेज कॉस्ट क्या होती है, आप सब कुछ ना कुछ तो खरीदते होगे। अब देखिए साहब, हम मटेरियल कॉस्टिंग पढ़ रहे हैं और हमें इसमें जो अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखना है वो एक मैन्युफैक्चर का रखना है। बताइए कॉस्ट किसके लिए कैलकुलेट करेंगे। चलो मैं पूछ ही लेता हूँ, ये मैंने आपको नहीं बताया, बता देनी चाहिए थी। कॉस्ट हम कर कॉस्ट का जो कॉन्सेप्ट है वो कौन सी ट्रेडिंग यूनिट के लिए पड़ता है क्या? द आंसर इज नो। जनरली हम जो कॉस्ट की बात कर रहे हैं वो मैन्युफैक्चरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं कि कोई कहीं पे अगर मान ली फैक्ट्री लगी है, वहां पे कुछ मैन्युफैक्चर हो रहा है, तो उन चीजों को मैन्युफैक्चर बनाने की क्या कॉस्ट आएगी। हमें कॉस्ट पड़ी इसीलिए रहे ताकि हमें पता चल जाए कि अगर मैं एक प्रोडक्ट बना रहा हूँ, अगर मान लीजिए मैं ये विक्स की डिब्बी बना रहा हूँ,
तो इसकी मेरे को क्या क्या कॉस्ट आएगी। तो देखो विक्स की डिब्बी बनाने के लिए दिस इज माय फिनिश प्रोडक्ट, या आप समझ सकते हो ना, ये विक्स बनाने वाली कंपनी के लिए फिनिश प्रोडक्ट है। इसमें कौन कौन से मटेरियल यूज हुए, प्लास्टिक हुई, डिब्बी यूज हुई, इसके अंदर जो ये बाम डाला ये यूज हुई, तो ये सारे क्या है मटेरियल, क्या ये फिनिश प्रोडक्ट में भी दिखाई दे रहे हैं? द आंसर इज यस। तो विक्स की कंपनी चाहती है कि ये कितने रुपए में बनेगा, कॉस्ट पता करना चाहती है, ताकि वो इसका प्राइस सेट कर सके। क्या कर सके? प्राइस सेट कर सकते प्रॉफिटेबली, मतलब ताकि प्रॉफिटेबली का मतलब प्रॉफिट कमा सके। मान लीजिए 10 रुपए की बनी, तो क्या ये मार्केट में 10 रुपए की बेच देगी? द आंसर इज नो। तो वो अपना मार्जिन इस पे ऐड करेगी, उस मार्जिन से, उस प्रॉफिट से उसे और भी चीजें निकालनी है। क्योंकि देखो इस बिक्स की डिब्बी को बनाने में जितना भी खर्चा लगा है, जनरली वो डायरेक्ट एक्सपेंसेस, थोड़ा सा इनडायरेक्ट है। मैं बताऊंगा कौन कौन से इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को हमें इस कॉस्ट में ऐड करना चाहिए और कौन सा नहीं करना चाहिए। यानी कुछ तो हमारे कॉस्ट में जाएंगे और कुछ हमारे P&L में जाएंगे, जो कि हमारे प्रॉफिट से सेट ऑफ होते हैं, प्रॉफिट से खत्म करते हैं उनको। हम जब धीरे धीरे लंबी क्लासेस में जाएंगे हम सारा समझा देंगे उस चीज को, ठीक है जी। तो कॉस्ट इसीलिए पढ़ रहे हैं ताकि हम अपना क्या कर सके, किसी एक प्रोडक्ट की बनाने की उसकी कॉस्ट निकाल सके। एक किताब अगर मैं बना रहा हूँ तो इसकी क्या कॉस्ट आई है, ठीक है जी। या मैं एक रिमोट कंपनी हूँ, मैं एक रिमोट तैयार कर रही हूँ, तो मुझे इसको बनाने की क्या कॉस्ट आएगी, तो वो जानना चाहते हैं ताकि वो अपना प्राइस सेट कर सके, ठीक है जी। उसी हिसाब से अपना प्रॉफिट कमा सकेगी। ओके जी, आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में कर सकते, अपना शेयर कर सकते हैं। आई विल डेफिनेटली रिप्लाई, ठीक है जी। और आपको क्लास अच्छी लगे तो आप सब्सक्राइब करें। आपको किस सब्जेक्ट पर क्लास लेनी है? कॉमर्स की, लिमिटेड टू कॉमर्स, तो मुझे बता दें। आप अपना प्रॉब्लम बता सकते हैं, कोई भी, आप 10th लेवल, 12th लेवल, बीकॉम लेवल, जो भी आप जिस भी क्लास में हो आप मेरे को बता सकते हैं, ठीक है जी। चलिए जी, मैं उसके ऊपर क्लास बना दिया करूंगा, क्लास रिकॉर्ड कर दिया करूंगा, उसके बाद आप उसे देख सकते हैं। बिना बातें करे हम चलते हैं परचेज कॉस्ट पर। मुझे बताइए परचेज कॉस्ट में, तो इस विक्स की चलो बात करते हैं दोबारा से एक बार छोटा सा। मुझे बताओ कि विक्स की कंपनी को क्या खरीदना पड़ता होगा? क्या ये डिब्बी खरीदनी पड़ती होगी? किससे खरीदेंगे? सप्लायर से। इसको कोई बेचने वाला होगा? द आंसर इज यस, कोई ना कोई सप्लायर होगा। तो सप्लायर से इसको खरीदने की जो कॉस्ट है, इस मटेरियल को खरीदने की जो कॉस्ट है, उसको क्या बोलते हैं? परचेज कॉस्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? परचेज, यानी जो उसने खरीदा, यानी अमाउंट पेबल टू सप्लायर फॉर परचेजिंग द रॉ मटेरियल। चलिए यही लिख लेते हैं, आप जो बोलोगे हम वही लिखेंगे। अमाउंट पेबल टू सप्लायर, amount payable to supplier for purchasing raw material is known as purchase cost। इसको हम क्या बोलते हैं सर? परचेज कॉस्ट बोलते हैं। एग्जाम्पल दूं क्या? अभी मैंने बताया ना, एग्जाम्पल हमने विक्स की डिब्बी का चलिए, तो चलिए अमाउंट पेबल PAYABLE पेबल बाय विक्स मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, विक्स मैन्युफैक्चरिंग कंपनी to supplier for purchasing प्लास्टिक क्या बोल सकते हैं, कंटेनर या डिब्बी को आप कुछ भी बोल सकते हैं, प्लास्टिक कंटेनर। एंड फॉर बाम भी कैसे, बाम भी तो है आपके पास, इज नॉन एज परचेज कॉस्ट, है ना जी। ओके जी, आपको परचेज कॉस्ट समझ में आ गया होगा। चलिए हम ऑर्डरिंग कॉस्ट के बारे में करते हैं अपनी चर्चा। ऑर्डरिंग कॉस्ट क्या होता है सर?
अच्छा, हमें एनुअल परचेज कॉस्ट निकालनी होगी। एनुअल परचेज कॉस्ट कैसी होगी? एनुअल परचेज कॉस्ट कैसे निकलेगी? जल्दी बताइए मुझे, जल्दी बताइए। सिंपल, तो जितना हमने साल में मटेरियल मंगाया होगा उसे मल्टीप्लाई कर देंगे, ए मल्टीप्लाई पीपी, वेयर ए बराबर है सर आपका एनुअल या एनुअल मटेरियल परचेस्ड और पीपी बराबर है बेटा आपका परचेज प्राइस पर यूनिट। एक यूनिट खरीदने का खर्चा, मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पे, मान लीजिए, सुनिए जरा, एक एग्जाम्पल दे देता हूँ, पर मैं ज़्यादा लंबा नहीं करना चाहूँगा वरना क्लास बहुत लंबी चली जाएगी। मैं ज़्यादा कॉन्सेप्ट में गया तो फिर आपको ज़्यादा लंबा टाइम दिखाना पड़ेगा, लेकिन आपको, हाँ, ये नॉलेज बिल्कुल डीप की हो जाएगी, एकदम गहराई में जाके। चलिए फॉर एग्जाम्पल मैं मानता हूँ ए लिमिटेड परचेज 2000 units of raw material and cost of per unit, ये परचेज प्राइस भी कह सकते हो आप, कॉस्ट ऑफ 1 unit of material is ₹100। 2000 यूनिट ऑफ रॉ मटेरियल एनुअली डाल देते हैं हम, एनुअल परचेज कॉस्ट की बात कर रहे हैं। कैलकुलेट एनुअल परचेज कॉस्ट कैसे निकालोगे? सिंपल है भाई, 2000 यूनिट खरीद रहा है, मल्टीप्लाई में एक यूनिट का प्राइस आपका 100 है। सिंपल है, बहुत ज्यादा, इसमें कोई ज्यादा बात ही नहीं है। 2 लाख रुपए आ गए आपके। ठीक है जी, ये सिंपल एक छोटी सी मैंने समझाने के लिए एग्जांपल लिया, बाकी लेने की भी ज्यादा जरूरत नहीं है, आप समझ, इतने तो समझदार हो ही। ठीक है जी, चलिए हम मुझे बताओ परचेज कॉस्ट को आप कैसे कम कर सकते हो? क्या आप अगर एक साथ ज्यादा यूनिट खरीदोगे तो क्या आपको दुकानदार डिस्काउंट देता है? बोलिए, देता है नहीं देता? द आंसर इज यस। तो आप यहाँ पे एक नोट लिखिए, परचेज कॉस्ट कैन बी मिनिमाइज्ड। परचेज कॉस्ट कैन बी minimized only by purchasing raw material in bulk। अगर आप इकट्ठा खरीदते हो ना तो आपको क्या क्या आपकी परचेज कॉस्ट मिनिमाइज हो जाएगी? द आंसर इज यस। हाउ? बिकॉज supplier will offer या provide discount on it। ठीक है जी, नेक्स्ट आता है आपका कैरिंग कॉस्ट। अब मैं ज्यादा ऑर्डरिंग कॉस्ट आता है आपका, जल्दी से करते हैं क्योंकि हम अगर इसी में रह गए तो क्वेश्चन कब करेंगे। आज हम एक अपना ईओक्यू का जो कॉन्सेप्ट है ना, क्यों हम ईओक्यू पे करते हैं, इस कॉन्सेप्ट को मुझे कराना है, मेन ध्यान रखना, बहुत अच्छे से कराऊंगा, टेंशन मत लो। ऑर्डरिंग कॉस्ट क्या होता है समझाएंगे हम। कॉस्ट related to order of material is known as ordering cost। ठीक है सर, यहाँ पे बेटा हम एक एजम्पशन लेंगे,
क्योंकि हम जो क्वेश्चन कर रहे हैं वो इसी एजम्पशन पे चलते हैं सारे। यहाँ पे एजम्पशन लेंगे कि हम ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर इज सेम। क्यों मैं एजम्पशन ले रहा हूँ आपको समझ नहीं आएगी, बट मैं अभी समझाता हूँ, टेंशन मत लो, सारी चीज समझ में आएगी। अभी मैंने लिखा है तो समझ में आएगी। ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर इज सेम, ये एक एजम्पशन है कि हम मान के चलेंगे कि ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर की हमारी क्या रहेगी, सेम रहेगी, जिसको हम फिक्स कह सकते हैं, फिक्स रहेगी। कि मतलब हम एक ऑर्डर में चाहे हम 4000 क्वांटिटी मंगा लें, चाहे हम 2000 क्वांटिटी मंगा लें, जो ऑर्डर की कॉस्ट है वो फिक्स रहेगी, सेम रहेगी। ठीक है जी। तो एनुअल ऑर्डरिंग कॉस्ट कैसे निकालोगे आप जरा सोचिए। एनुअल ऑर्डरिंग कॉस्ट कैसे निकालेंगे? एनुअल ऑर्डरिंग कॉस्ट कैसे निकालेंगे? एनुअल ऑर्डरिंग कॉस्ट कैसे निकालेंगे? अब जरा सुनो। आप बोलोगे सर बिल्कुल बहुत आसान है। हम बोल देंगे नंबर ऑफ ऑर्डर इन अ ईयर मल्टीप्लाई में ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर, ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर। बोलिए ना। द आंसर ये सही बात है। मान लीजिए मैंने साल में 12 बार ऑर्डर किया किसी मटेरियल को, और एक ऑर्डर की कॉस्ट, एक बार ऑर्डर करने की कॉस्ट 1000 रुपये है, तो मेरी पूरे साल की कॉस्ट कितनी आ गई? द आंसर इज 12,000। कितना आसान है बताओ। इतना ही आसान सी बातें आप नहीं समझते, पर नंबर ऑफ ऑर्डर कितने हैं ये कैसे पता चलेगा? तो जरा सोचिए, जरा सोचिए सोचिए सोचिए। तो बहुत आसान है सर। नंबर ऑफ ऑर्डर्स के लिए देखिए आप क्या करेंगे। नंबर ऑफ ऑर्डर कैसे पता चलेंगे कि नंबर ऑफ ऑर्डर इन अ ईयर? आप मुझे बताइए एक एग्जांपल में, आप फॉर्मूला मैं आपसे खुद बनवा दूंगा, टेंशन मत लीजिए इसका ऑर्डरिंग कॉस्ट का। मान लीजिए आपने साल में मटेरियल मंगाया एनुअली। एक एग्जांपल के बेसिस पे मैं आपको फॉर्मूला समझा रहा हूँ। एनुअली आपने क्या, एनुअल एनुअल मटेरियल रिक्वायर्ड था आपका बेटा, मटेरियल रिक्वायर्ड था 12,000 यूनिट। 12,000 यूनिट आपने साल में 12,000 यूनिट मटेरियल मंगवाया, और आप एक ऑर्डर में, एक बार में कितना मटेरियल मंगाते हो? यानी मटेरियल परचेज इन वन ऑर्डर। एक बार में सर आप 100 यूनिट मटेरियल मंगाते हो। एक बार में सर आप कितने यूनिट मटेरियल मंगाते हो? 100 यूनिट। तो बताइए आपने कितनी बार में ये वाला मटेरियल मंगाया होगा? सिंपल सी बात है। बताइए कितने आपने ऑर्डर देंगे, तो ऑर्डर्स कितने दिए होंगे आप, नंबर ऑफ ऑर्डर कितने होंगे आपके, जल्दी बताइए। सर 12,000 मटेरियल टोटल साल में आया, डिवाइडेड बाय एक बार में 100 आया, तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, यानी 120 बार में ये मटेरियल आया होगा। तो नंबर ऑफ ऑर्डर कितने आ गए सर आपके? 120। इसका मतलब नंबर ऑफ ऑर्डर का फॉर्मूला क्या बना? एनुअल मटेरियल परचेज्ड, एनुअल मटेरियल परचेज्ड, एनुअल मटेरियल परचेज्ड डिवाइडेड बाय मटेरियल परचेज इन वन ऑर्डर, मटेरियल परचेज्ड इन वन ऑर्डर, मटेरियल परचेज इन वन ऑर्डर। ठीक है। तो ऑर्डरिंग कॉस्ट का मैं अब इकट्ठा करता हूँ इस फॉर्मूले को। देखो मैं इकट्ठा करना चाह रहा हूँ। तो एनुअल ऑर्डरिंग कॉस्ट क्या हुआ? एनुअल ऑर्डरिंग कॉस्ट का एक फॉर्मूला दे रहा हूँ, प्लीज समझ जाना। आप तो इतना समझा दे डीप में। तो ए बाय क्यू मल्टीप्लाई में ओ, ए बाय क्यू मल्टीप्लाई में ओ। यहां से बेटा आपके नंबर ऑफ ऑर्डर आते जाते हैं इस फॉर्मूले से, नंबर ऑफ ऑर्डर। ठीक है। चलिए वेयर ए बराबर है एनुअल मटेरियल रिक्वायरमेंट या एनुअल मटेरियल परचेज, एनुअल मटेरियल परचेज्ड। क्यू बराबर है क्वांटिटी इन वन ऑर्डर, क्वांटिटी इन वन ऑर्डर, कितनी हमने परचेज करी एक ऑर्डर में। ओ बराबर है ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर, ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर।
पर ऑर्डर। अब आपको बात समझ में आई कि मैंने ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर सेम क्यों बोली, क्योंकि अगर ये डिफरेंट होगी तो क्या ये फॉर्मूला काम करेगा? द आंसर इज नो। और जो हमें पढ़ना है हम ये मान के चलते हैं कि ऑर्डरिंग कॉस्ट आपकी क्या है, सेम है। ये फॉर्मूला आपको समझ में आया? देखो रटने का नहीं, ऊपर मैंने समझाया है फॉर्मूला कैसे बना है, फिर आपको ये फॉर्मूला दिया है, तो आई थिंक आपको फॉर्मूला कैसे बना है ये समझ में आ गया होगा। ठीक है जी, चलिए अब हम चल रहे हैं अपने कौन से टॉपिक पे, कैरिंग कॉस्ट। अच्छा मुझे ये पता है ऑर्डरिंग कॉस्ट को हम कैसे कम कर सकते हैं। हमें डिसीजन भी लेने इस चैप्टर में, कुछ डिसीजंस लेंगे ना। हम मटेरियल कॉस्ट पढ़ रहे हैं, हम कैसे कॉस्ट कम कैसे कर सकते हैं, हमें ये भी एक सबसे बड़ा कॉस्ट पढ़ने का सबसे बड़ा जो हमारा ऑब्जेक्टिव है वो यही है, मटेरियल कॉस्ट पढ़ने का। हमारे हर चैप्टर में जो हम जितने मटेरियल कॉस्टिंग पढ़ेंगे तो मटेरियल कॉस्ट कैसे कम कर सके, कैलकुलेट तो कर लेंगे पर कम कैसे करें, ये डिसीजन लेना है कि नहीं लेना। लेबर कॉस्ट पढ़ेंगे पर लेबर कॉस्ट कम कैसे करें, कोई स्कीम्स होंगी, तो ये सारी चीजें हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है जी, चलिए तो बताइए ऑर्डरिंग कॉस्ट कैसे कम करोगे बताइए। अब मुझे बताओ, ये बंदा अगर 120 ऑर्डर की जगह कम ऑर्डर मंगाता साल में, यानी एक बार में ज्यादा मटेरियल मंगाता, बल्क में थोड़ा ऑर्डर, थोड़ा ज्यादा मटेरियल मंगाता, 100 की जगह 200 यूनिट मंगाता, तो मुझे बताओ 120 बार जो इसे ऑर्डर मिले, ऑर्डर मंगाना पड़ा, कितने 120 बार ऑर्डर देने पड़े। मान लीजिए एक ऑर्डर की कॉस्ट कितनी, 10 रुपए, कितनी कॉस्ट है 10 रुपए, तो 120 बार की कितनी हो जाएगी, 1200 रुपए। ठीक है जी, अब 1200 रुपए खर्च करने पड़े इसे साल में। अगर वही यहाँ पर ये 120 की जगह ऑर्डर मंगाता, कितने 100 ऑर्डर मंगाता, कितने मंगाता 100, 10 रुपए के हिसाब से कितनी खर्च करने पड़ते उसे, 1000। तो ऑर्डरिंग कॉस्ट कैसे कम हुई, मतलब ऑर्डर कम करने से हुई। और ऑर्डर कैसे कम होंगे, एक बार में ज्यादा मटेरियल मंगाओ, एक बार में ज्यादा मटेरियल मंगाओ। बट यहाँ पे एक प्रॉब्लम आएगी, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। ठीक है जी, कैरिंग कॉस्ट के साथ बताऊंगा। तो मैं बताता हूँ कैसे हम रिड्यूस कर सकते हैं ऑर्डरिंग कॉस्ट को। तो ऑर्डरिंग कॉस्ट को कैसे रिडक्शन कर सकता है, तो हम बताएंगे कि भैया एनुअल ऑर्डरिंग कॉस्ट कैन बी रिड्यूस बाय रिड्यूसिंग नंबर ऑफ ऑर्डर्स। ठीक है जी, नंबर ऑफ ऑर्डर। तो लिखिए यहाँ पे, एनुअल ऑर्डरिंग कॉस्ट कैन बी रिड्यूस्ड by decreasing number of orders, नंबर ऑफ ऑर्डर कैसे कम करोगे, बाय इन बल्क, बाय इन मोर मोर क्वांटिटी इन वन ऑर्डर। आई बात समझ में? आंसर इज यस। चलिए तीसरी टाइप की कॉस्ट हमने बोली थी आपकी कैरिंग कॉस्ट। चलिए जी, क्या होती है कैरिंग कॉस्ट। अब मुझे बताओ, मटेरियल आ गया, परचेज करा, परचेज कॉस्ट लग गई, मंगाया, ऑर्डर करा था, जो रास्ते में उसकी लगी ऑर्डरिंग कॉस्ट, ट्रक में लाने वगैरह की, या जो भी चीजें लगी थी ट्रक में लाने की, ढोने की, सारी ऑर्डरिंग कॉस्ट होगी। अब कैसे क्या होता है वो सब आपको हम समझाते चले जाएंगे जब हम चैप्टर के अंदर तक जाएंगे धीरे धीरे। अभी तो हम शुरुआत है। अब बताइए कैरिंग कॉस्ट क्या आती है हमारी। कैरिंग कॉस्ट, अब मटेरियल आ गया और वो हमारे स्टोर में पड़ा है, वेयर हाउस में एज इट इज पड़ा हुआ है, तो मुझे बताइए क्या उसे रखने की कॉस्ट आएगी, यानी उसे कहीं ना कहीं ला के रखना होगा मुझे, तो वहां पे रेंट पे करना पड़ सकता है उसका, तो क्या ये भी कैरिंग कॉस्ट में आ सकता है? द आंसर इज यस। क्या मुझे बताइए, ये मटेरियल मेरे पास रखा हुआ है, क्या इसमें मेरा पैसा ब्लॉक हो गया, मनी जो है ब्लॉक हो गया, ब्लॉक का मतलब पैसा लग चुका है, अभी ये बिका नहीं है, रखा हुआ है, क्या इस था अगर यहाँ ना लगा के कहीं मैं इन्वेस्ट करता तो क्या मुझे वहां से इंटरेस्ट मिल रहा होता? बोलिए ना, इंटरेस्ट मिलता क्या? अब मुझे वो इंटरेस्ट मिलेगा? द आंसर इज नो। क्यों? क्योंकि मैंने उसका क्या खरीद लिया, मटेरियल। तो लॉस ऑफ इंटरेस्ट ड्यू टू ब्लॉकिंग ऑफ मनी, क्या ये भी कैरिंग कॉस्ट है? द आंसर इज यस। कुछ वेस्ट हो गया रखे रखे, मटेरियल खराब भी हो जाता है, ऑब्सोलेंस कॉस्ट जिसे बोलते हैं, ऑब्सोलेंस कॉस्ट, क्या वो भी कैरिंग कॉस्ट का पार्ट है? द आंसर इज यस। तो ये सारी चीजें आपके कैरिंग कॉस्ट के पार्ट बनेंगी। ठीक है जी, तो कैरिंग कॉस्ट होती क्या है, तो हम उसके बारे में थोड़ा सा लिख लेते हैं, फिर समझा दिया है वैसे मैंने। बताइए,
cost incurred to holding material in store is known as carrying cost. Cost of holding of material, cost of holding of material in store, वेयर हाउस, जो मैंने बोला है वही, वेयर हाउस इज नॉन एज कैरिंग कॉस्ट. इसको बोलते हैं हम सर कैरिंग कॉस्ट. क्या बोलते हैं? कैरिंग कॉस्ट. मतलब वेयर हाउस में मटेरियल को रखने की कॉस्ट जो आती है हमारी, वो कैरिंग कॉस्ट है. ठीक है जी. कैरिंग कॉस्ट इज कैलकुलेटेड ऑन एन एवरेज क्वांटिटी. यहाँ पे भी एक एजम्पशन लगाएंगे जी. यहाँ पे भी एक एजम्पशन है होगी हमारी. एजम्पशन है कि हम हमेशा कैरिंग कॉस्ट किस पे कैलकुलेट करेंगे? किस पे करेंगे? एवरेज क्वांटिटी पे. किस पे करेंगे जी? एवरेज क्वांटिटी पे. कैरिंग कॉस्ट इज कैलकुलेटेड ऑन एवरेज क्वांटिटी हेल्ड इन द स्टोर. लिख लीजिए, मैं समझाता हूं अभी क्यों कह रहा हूं मैं ये बात. कैरिंग कॉस्ट इज ऑलवेज कैलकुलेटेड on average quantity held in store. कैरिंग कॉस्ट हम हमेशा किस पे कैलकुलेट करेंगे? ऑलवेज ऑन क्वांटिटी हेल्ड इन स्टोर. ठीक है जी. चलिए जी. चलिए जी. कैरिंग कॉस्ट का हम जो थोड़ा पानी वानी पी लिया. आइए सर. तो कैरिंग कॉस्ट बराबर होगी आपकी, फॉर्मूला लिखते हैं पहले, समझेंगे इस फॉर्मूले को. कैरिंग कॉस्ट आएगी आपकी सर Q/2 मल्टीप्लाई में C. Q/2 Q आपका क्वांटिटी था बेटा, क्वांटिटी. ठीक है. क्वांटिटी इन वन ऑर्डर था ना, यहाँ पे लिखवाया था. देखिए जरा आप, क्या था आपका? Q था, क्वांटिटी इन वन ऑर्डर था आपका यहाँ पे. ठीक है. Q यहाँ पे हमारा क्वांटिटी डिवाइड बाय 2 मल्टीप्लाई में C. डिवाइड बाय 2 का मतलब है एवरेज कर रहे हैं हम उसकी. अब क्यों 2 से डिवाइड करते हैं? तो सर मैं इतना डीप में अभी नहीं जाना चाहता, क्योंकि अभी आपके रेलिवेंट जितना है मैं उतना ही करूंगा, क्योंकि एग्जाम पास में है. मैं चाहता तो उसको भी कि क्यों हम 2 से करते हैं, इसके पीछे भी एक थोड़ा कॉन्सेप्ट लंबा हो जाएगा, और ऑलरेडी ये बहुत ज्यादा लंबी होती जा रही है. तो मेरे को EOQ कराना है, इसलिए मेरे को थोड़ा सा स्पीड पकड़नी होगी यहाँ से. ओके जी, माफ करना इसके लिए. हाँ, जो पॉइंट्स के हैं, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो मैं जरूर नोट करा दूंगा. कैरिंग कॉस्ट बराबर क्या है? Q/2 मल्टीप्लाई में C, वेयर C बराबर है आपका कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट. कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम. मतलब एक यूनिट को रखने की एक साल में क्या कॉस्ट आती है. सुनना, यहाँ पे एनम बोला है. एनम का मतलब एनुअली. मतलब मान लीजिए एक यूनिट मैं रखता हूं, उसको अगर मैं एक साल तक रखूंगा तो क्या कॉस्ट आएगी मेरी, क्योंकि मेरे को यहाँ पे सारी कॉस्ट एनुअली बात करनी है. कॉस्टिंग क्यों हम एनुअली देखेंगे ना, हमारी कितनी कॉस्ट आई, क्या आया है. प्रॉफिट कब कैलकुलेट करते हैं? ईयर एंड पर. तो उसी टाइम पर हम अपनी कॉस्टिंग करेंगे. ट्रेडिंग में कोई चीज आता ही है, फिनिश्ड गुड्स आता है. फिनिश्ड गुड्स ऐसे ही थोड़ी आता है, उससे पहले भी तो कोई अकाउंट बनता है जिसको मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बोलते हैं, जिसमें रॉ मटेरियल की अकाउंटिंग होती है जी. जहाँ यहाँ पे ट्रेडिंग अकाउंट में आपकी फिनिश्ड गुड्स की अकाउंटिंग हो रही होती है. ओके जी. तो वही चीज. तो अब मुझे बताइए कैरिंग कॉस्ट, मैं कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट, यानी एक यूनिट को अगर मैं एक साल तक रखता हूँ तो उसको रखने की क्या कॉस्ट आएगी, उसको बोलते हैं कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट. ठीक है जी. ओके. Q/2. अब देखिए एवरेज क्वांटिटी ये हेल्ड करी मैंने एनुअली, मल्टीप्लाई में C. तो क्या एनुअल कैरिंग कॉस्ट आ गई है? एक प्रकार से क्या आ गई आपकी? एनुअल कैरिंग कॉस्ट. ठीक है जी. चलिए इसमें एक नोट्स लिखेंगे आप, थोड़े से नोट्स कैरिंग कॉस्ट के बारे में लिखने थोड़े से जरूरी है.
कैरिंग कॉस्ट के बारे में। हाँ जी, एक ये वाला लिख लीजिए, इफ सेफ्टी स्टॉक इज गिवन। इफ सेफ्टी स्टॉक इज गिवन, सेफ्टी स्टॉक क्या होता है पढ़ेंगे बिल्कुल सर, क्योंकि हमें कुछ मटेरियल ऐसा है हमें एज ए सेफली रखना पड़ता है पूरे साल भर, क्योंकि हम ऑर्डर करते हैं, जरूरी नहीं है कि वो टाइम पर आ जाए। तो हम अपनी फैक्ट्री को बंद नहीं रख सकते, क्योंकि फैक्ट्री को बंद रखने की कॉस्ट ज्यादा आ सकती है, इसलिए कुछ ना कुछ मटेरियल हमारा हमेशा पड़ा रहेगा एज अ सेफ्टी स्टॉक। तो उसको भी रखने की कॉस्ट आएगी। अगर सेफ्टी स्टॉक की इंफॉर्मेशन आपको गिवन है, देन कैलकुलेट कैरिंग कॉस्ट एज फॉलोज। कैसे कैलकुलेट करोगे? तो आपकी कैरिंग कॉस्ट आ जाएगी सर सेफ्टी स्टॉक, क्योंकि अब तो इसमें ये ऐड हो गया, प्लस में Q/2 तो आपका था ही, मल्टीप्लाई में सी, इसकी भी कॉस्ट एक साथ मल्टीप्लाई। आया बात समझ में? आई बात समझ में? सॉरी, द आंसर इज यस। ठीक है, एक नोट और लिखेंगे आप। एक नोट और लिखेंगे, दूसरा नोट क्या जी, कि भाई कभी कभी क्या होता है, हमें समटाइम्स sometimes question provides, question QUESTIONS, question provides quantity to be purchased in one order। ठीक है जी, क्या EOQ भी वही था? EOQ इज दैट लेवल ऑफ क्वांटिटी टू बी परचेज इन वन ऑर्डर। क्या दोनों सेम ही नहीं है? तो Q को हम इस तरह EOQ बोल सकते हैं, इसी को हम EOQ बोल सकते हैं। बोलिए ना, इसी को हम क्या बोल सकते हैं? EOQ, क्योंकि EOQ में भी तो एक ही ऑर्डर में खरीदना है। तो ये फॉर्मूला इस तरीके से बना है कुछ। ठीक है जी, चलिए जी एक एग्जांपल करते हैं बस, और क्लास को आज की हम यहीं खत्म करते हैं। EOQ के ऊपर का एग्जांपल करते हैं, चलिए। ठीक है जी, A Limited require 2000 units of raw material annually। ठीक है जी, cost of per order is rupees 10 and परचेज प्राइस, प्लीज जल्दी जल्दी लिखिए, स्पेस फुल हो रहा है फोन का, कल से जो ठीक करेंगे से। परचेज प्राइस पर यूनिट इज रुपीज 30। इसको 100 कर लेते हैं। परचेज प्राइस पर यूनिट इज 20। चलिए जी, कैरिंग कॉस्ट है आपकी 2%। ठीक है जी, कैलकुलेट EOQ। तो मुझे जल्दी से बता दीजिए, हम सॉल्यूशन कर रहे हैं इसका, जल्दी से बता दीजिए। एनुअली मटेरियल हमारा कितना लग रहा है? द आंसर इज 2000 यूनिट्स। ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर कितनी है? बोलिए, 100 रुपीज। कैरिंग कॉस्ट देखिए, जब जब परसेंटेज दिया होता है तो हम किस पर निकालते हैं? परचेज। देखिए जल्दी से इस नोट पर आ जाइए, आपके लिए जो मैंने लिखवाया था आपका नोट है, अभी मैं दिखा देता हूँ प्लीज। मैंने बोला था समटाइम्स क्वेश्चन प्रोवाइड परसेंटेज कैरिंग कॉस्ट, इन सच केस कैलकुलेट इट ऑन परचेज प्राइस। इस कॉस्ट को आप कैरिंग कॉस्ट को, मतलब इट का मतलब क्या? कैरिंग कॉस्ट को आप किस पे कैलकुलेट करोगे? परचेज प्राइस पे। यही नोट है यहाँ पर। ठीक है जी, तो मुझे बताइए कैरिंग कॉस्ट परचेज प्राइस पर यूनिट कितना है? 20 रुपए। तो कितना है कैरिंग कॉस्ट? 2%। परसेंट में दे रखी है तो कितना हो जाएगा? 2%। देख लीजिए, 4 रुपए। कैलकुलेटर रखे हैं, एक बार 1 मिनट 2 मिनट रखना, क्योंकि कैलकुलेटर। चलिए
20 का 2%, कितना आ गया 0.4। क्या आ गया सर आपका 0.4 यानी 40 पैसे। तो निकाल दीजिए ईओ क्यू बराबर क्या होता है, ईओ क्यू बराबर होता है 2AO अपॉन में सी। 2 मल्टीप्लाई में एनुअली कितना है 2000 यूनिट्स। ओ कितना है सर आपका, ऑर्डरिंग कॉस्ट कितनी है 100 रुपीज, डिवाइडेड बाय हाउ मच 0.4। चलिए जी 2 मल्टीप्लाई में 2000 मल्टीप्लाई में 100 डिवाइड बाय 0.4 क्या आया 10,000 और इसका अंडर रूट जी, यानी ईओ क्यू आपका आ गया 1000 यूनिट्स। कितना आ गया 1000 यूनिट्स। अब जरा आप कैलकुलेट करके देखिए जरा, 1000 यूनिट पर आप अपनी ऑर्डरिंग कॉस्ट निकालिए, एनुअल ऑर्डरिंग कॉस्ट। एनुअल ऑर्डरिंग कॉस्ट जरा देखिए एक बार, चेक करते हैं एनुअल ऑर्डरिंग कॉस्ट कितनी है। तो हमने बोला ए बाय क्यू मल्टीप्लाई में ओ, यही होता है। द आंसर इज यस। ए कितना था आपका 2000 यूनिट,